आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को पूरे जोशो और जुनून के साथ कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में हम लोग क्राउन पब्लिकेशन से पॉलिटी का जो भाग है संघीय कार्यपालिका, इसको हम लोग देखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें आप लोग, ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिले। इससे सुनने से काफ़ी याद होता है हमें, सुनने और देखने से। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखते हैं। तो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इन चीज़ों का वर्णन है संघीय कार्यपालिका में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 में कहा गया। अनुच्छेद 53 में यह घोषणा की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारत का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। संवैधानिक पदक्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है, यानी संविधान में इनका पद जो है सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। ये प्रथम नागरिक होते हैं भारत के राष्ट्रपति। इनका निर्वाचन से संबंध में देखते हैं क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो इनका जो निर्वाचन होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 कहता है कि इनके अनुसार, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें निम्न शामिल होते हैं। तो कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान देंगे, संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा, इनके निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके बाद राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके बाद 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली एवं पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है। यानी दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य जो है, इनको भी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल किया गया है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों जहाँ पर भी द्विसदनीय विधायिका है वहाँ के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। यानी कि मनोनीत सदस्य जो है, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। फिर राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और जहां पर राज्य विधान परिषद है वहां के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग नहीं लेते हैं, मतलब कि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी इस मतदान में भाग नहीं लेते हैं। अब निर्वाचन की रीति देखते हैं क्या है। तो अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से होता है, साथ ही राज्यों तथा संघ के बीच समानता होती है। इसके लिए राज्य विधानसभाओं और संसद के प्रत्येक सदस्यों के मतों की संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित होती है। जैसे कि एक निर्वाचित विधायक के मत का मूल्य, एक निर्वाचित विधायक है उनके मत का मूल्य जो होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटा में राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुना 1/1000। तो ये एक विधायक का मत का मूल्य होता है, राज्य की कुल जनसंख्या बटा में राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुना 1/1000। ये हो गया एक विधायक का मूल्य, मत का मूल्य। वहीं एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य देखते हैं तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य, सभी राज्यों को मिलाकर विधायकों के मतों का मूल्य बटा में संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो ये होता है एक संसद सदस्य के मत का मूल्य। अब देखते हैं राष्ट्रपति शपथ ग्रहण, पदावधि और त्यागपत्र के बारे में। तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में
वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। ये अनुच्छेद 60 में कहा गया है। यानी इनका जो शपथ होता है ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगर वो नहीं रहते हैं तो उनके अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे वो शपथ दिलाते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति के कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्षों तक होता है। ये 5 साल तक राष्ट्रपति बने रहते हैं। ये अनुच्छेद 56 के 1 में कहा गया है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकते हैं। एक व्यक्ति अगर जितनी बार चाहें चुनाव जीतते हैं तो ये राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकते हैं। संविधान में इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ये अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि संविधान में इनकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं किया गया है, वो कितनी बार भी बन सकते हैं। कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अपना त्यागपत्र जब भी देंगे तो उपराष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। अनुच्छेद 56 के क में है ये। अगला है संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इन पे महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 61 में कहा गया है। राष्ट्रपति पद हेतु अर्हताएं, इनकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं, ये अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति होने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होगा जब वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होंगे वहीं राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 साल पूरा हो जाना चाहिए उम्र। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन या नियंत्रण में किसी स्थानीय संस्था में लाभ का पद पर धारण न करता हो, यानी कोई सरकारी नौकरी में नहीं हो। इसके बाद कोई व्यक्ति इस कारण लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ या किसी राज्य का राज्य मंत्री है। यानी कि अगर राज्य मंत्री हैं, राज्यपाल हैं या वो राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। सिर्फ ये सरकारी नौकरी के बारे में कहा गया है। राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्तें हैं। ये अनुच्छेद 59 में कहा गया है। तो शर्तें क्या क्या है कि वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। शर्त है कि संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पहले ही उस सदन से त्यागपत्र दे देना होगा। कहने का मतलब है कि वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है और राष्ट्रपति बनता है तो उनको राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले उस सदन से त्यागपत्र दे देना होगा। इसके बाद राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, उसे बिना किराया दिए शासकीय निवास आवंटित होगा। इनको एक आवास आवंटित होगा। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। जो भी उपलब्धियां होंगी राष्ट्रपति की और जो भी भत्ता मिलता है उनके पद के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद ये है भारत के राष्ट्रपतियों का निर्वाचन। इनके राष्ट्रपति का नाम है, कार्यावधि है और मुख्य प्रतिद्वंदी है किनको हराकर ये बने हैं। तो पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी जानते हैं कि पहले राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये 24 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक थे और मुख्य प्रतिद्वंदी केटी शाह थे। अगला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी थे। 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक थे और चौधरी हरिराम इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे। इसके बाद अगले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और ये 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक थे और इनके मुख्य प्रतिद्वंदी के सुब्बाराव थे। अगला है बीवी गिरी। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और ये 3 मई 1959 से लेकर 20 जुलाई 1959 तक थे। इसके बाद अगले हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। पहले मुस्लिम अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति पूछता है तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएंगे। 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक थे ये। इसके बाद अगले फिर बीबी गिरी बने हैं। ये 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक ये राष्ट्रपति थे और इनके प्रतिद्वंदी जो थे एन संजीवा रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी थे। इसके बाद अगले बनते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। ये 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक थे और इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे त्रिदेव चौधरी। इसके बाद अगले हैं बी डी जत्ती। ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे।
11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक ये थे। इसके बाद फिर अगला बनते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। ये निर्विरोध निर्वाचित होते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक थे और ये निर्विरोध थे, इनके विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ। इसके बाद अगले राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह। ये 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक थे और इनके प्रतिद्वंदी जो थे HR खन्ना थे। इसके बाद अगले बनते हैं R वेंकट रमन। ये 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक थे और इनके प्रतिद्वंदी V कृष्णा अय्यर थे। इसके बाद अगले राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक थे, जॉर्ज स्वेल थे। इसके बाद अगले राष्ट्रपति KR नारायणन। ये 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक थे और TN शेषन इनके प्रतिद्वंदी थे। इसके बाद अगले बनते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक थे और इनके प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल। इसके बाद अगले राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक थी और भैरव सिंह शेखावत इनके प्रतिद्वंदी थे। अगले राष्ट्रपति बनते हैं प्रणब मुखर्जी। 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक थे ये प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति। इसके बाद अगले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बनते हैं। 25 जुलाई 2017 से ये अब तक लिखा हुआ है और प्रतिद्वंदी मीरा कुमार है, जबकि द्रौपदी मुर्मू जो है अभी वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति बनी है। इसके बाद देखते हैं निर्वाचन विवाद। ये अनुच्छेद 71 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न शंकाओं और विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी और उसका निर्णय अंतिम होगा। यानी इनके जो निर्वाचन संबंधी विवाद होगा ये सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसका जांच किया जाएगा और उसी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया देखते हैं। महाभियोग में क्या प्रक्रिया होता है, तो अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग के प्रक्रिया द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। यानी अगर ये संविधान का अतिक्रमण करते हैं, संविधान का दुरुपयोग करते हैं, तो इनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है। इसके लिए संकल्प प्रस्तुत करना होगा और जिस पर सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर किए हो और राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। यानी 14 दिन पहले इनको ये नोटिस मिल जाना चाहिए कि आप पर महाभियोग लगाने वाले हैं। ये संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद वह दूसरे सदन में भेजा जाता है। यानी अगर एक सदन में इनका प्रस्ताव पारित हो जाता है महाभियोग का 2/3 बहुमत से, तो दूसरे सदन में इसे भेजा जाता है। दूसरा सदन अगर आरोप का अन्वेषण करेगा, जांच करेगा, जिसमें राष्ट्रपति को उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा, अपने पक्ष रखने का इनको अधिकार है। यदि दूसरा सदन आरोप सही पाता है और प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को संकल्प पारित होने की तिथि से अपने पद से हटना होगा। इनको अपना पद त्याग करना पड़ेगा, महाभियोग लागू हो जाएगा इन पे। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोग को इस तरह का वीडियो मिलता रहे, जिससे कि GK GS याद करने में, समझने में बहुत आसानी हो और परीक्षा में कोई गलती नहीं कर पाए। धन्यवाद।